नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे से सफर तक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चिराग पासवान अब राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय था जब 10 जनपद और 12 जनपद के बीच में सिर्फ एक बाउंड्री वॉल हुआ करता था। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का आवास, राहुल गांधी का आवास, पुराना आवास राहुल गांधी का। 12 जनपद रामविलास पासवान का आवास, उनके बेटे चिराग पासवान का आवास। एक बाउंड्री वॉल हुआ करता था। दूरियां इतना कम था कि सोनिया गांधी पैदल ही रामविलास पासवान के घर पहुंच जाती थी और रामविलास पासवान पैदल भी सोनिया गांधी के घर पहुंच जाता, क्योंकि बीच में जब केवल एक दीवार हो और उस दीवार के दोनों तरफ 3-3 एकड़ का बड़ा सा कैंपस और बड़ा बड़ा बंगला हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक गेट से दूसरे गेट तक ही तो पहुंचना है। लेकिन अब हालात बदल गया है। अब दोनों दो गठबंधन का हिस्सा है। अब यूपीए सरकार का वो दौर नहीं रहा। साल भी बदल गया, दौर भी बदल गया और राजनीति का मिजाज भी इस देश में बदल गया। और इस दौर में रामविलास पासवान के हाथ से उनकी जगह उनकी पार्टी का कमान चिराग पासवान के हाथ आ गई। सोनिया गांधी की पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हाथ में आ गई, जो पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पास हुआ करता था। कांग्रेस की कमान अब अलग दौर में अलग जनरेशन के पास आ गई। और जो दूरियां बढ़ी, तो सोनिया गांधी का तो बंगला वही है 10 जनपद, चिराग पासवान का बंगला बदल गया। चिराग पासवान अब मंत्री बन गए नरेंद्र मोदी सरकार के। नरेंद्र मोदी के हनुमान भी बन गए थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पार्टी को छोटा करने के लिए। लेकिन अब चिराग पासवान राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर, राहुल गांधी के सुर में सुर एक साथ मिलाते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी प्रयागराज से शंखनाद कर रहे हैं, तो वही चिराग पासवान रांची से उनके मुद्दे के ऊपर सुर में सुर मिलाते हुए नजर आते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जरूर है चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के हनुमान जरूर कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन अब हनुमान ने क्या अपने लिए कोई नया राम ढूंढने का प्रयास कर रहा है? क्या राम की तलाश अब हनुमान एक नए क्लेवर वाले राम के रूप में करने वाले? आखिर क्या कुछ करने वाले हैं चिराग पासवान, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन संकेत साफ दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ अब चिराग पासवान का राजनीतिक व्यवस्था अब शायद बहुत दिनों तक ना निभा पाए हो। पीएम मोदी की सरकार बैसाखियों पे टिका हुआ। किनके बैसाखियों पे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। इन दोनों के बैसाखियों पे, चिराग पासवान की बैसाखी, एकनाथ शिंदे की बैसाखी, और आगे देखे तो अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, इसके साथ जयंत चौधरी, पवन कल्याण जैसे छोटे छोटे और भी कई राजनीतिक दल हैं। लेकिन बड़े बैसाखी यही 4-5 लोग। इसके बावजूद जब से नरेंद्र मोदी ने ये बैसाखियों वाली तीसरी सरकार बनाई है, एक अकेला कितनों पर भारी वाला दम चकनाचूर हो चला है। और एक अकेले को सरकार चलाने के लिए कई कई बैसाखियों का सहारा की जरूरत पड़ता है। बैसाखियों के सहारे ही कोई यूक्रेन जाकर के जेलेंस्की से मिलते हैं, वही बैसाखियों के सहारे इस लायक का भी है कि वो पुतिन से भी मिल लेते हैं, और बैसाखियों के सहारे ही पेंशन स्कीम की भी घोषणा करते हैं। तो आप बखूबी इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए इस दौरे में बैसाखियां कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन बैसाखियों में सबसे ज्यादा मुखर चिराग पासवान क्यों हो गए? 5 सांसदों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका स्टैंड अलग हुआ करता है इस दौर में। आखिर किस मुद्दे की बात करें? लेटरल एंट्री की बात कर ले। लेटरल एंट्री के ऊपर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग अपना राय रखा। SC ST के वर्गीकरण के मुद्दे पर उनकी राय बिल्कुल बीजेपी से अलग था। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान की राय भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह तो मेल नहीं खा रही थी। और अब मौजूदा समय में चौथा मुद्दा भी सामने है, और ये मुद्दा तो सीधे सीधे राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने वाला है। एजेंडा नीतीश कुमार का है, जिनकी पार्टी को चिराग मॉडल से छोटा किया गया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और इस मुद्दे के सबसे बड़े झंडावरदार राहुल गांधी है। पूरे देश में कास्ट सेंसस और आर्थिक गैर बराबरी को, सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी इसके लिए
प्रधानमंत्री बदलने तक का आह्वान कर रहे हैं। जाति जनगणना करवाओ अन्यथा प्रधानमंत्री बदलेगा। और ये एजेंडा का सीधा समर्थन अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से चिराग पासवान ये एजेंडा का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, लिटरल एंट्री, SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद वक्फ बोर्ड को जेपीसी में जाना, और अब देख ले तो कास्ट सेंसस, जाति जनगणना। साफ साफ चिराग पासवान बोलते हैं, चिराग पासवान की पार्टी कहती है कि कास्ट सेंसस के समर्थक उनकी पार्टी शुरू से रही है, क्योंकि इस जाति की, किस जाति की कितनी आर्थिक सामाजिक हैसियत है, कि कैसी गरीबी है, कैसी मुफलिसी है, इस बात की जानकारी के लिए सरकार के पास आंकड़े होना चाहिए। केंद्र सरकार के पास भी आंकड़े होना चाहिए और राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होने चाहिए। तो इन सारे आंकड़ों के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है और जाति जनगणना जरूरी है। साफ साफ प्रस्ताव है LJP, RK, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास का फैसला साफ साफ है कि जाति जनगणना, कास्ट सेंसस के बिना ये आंकड़े कैसे जुटाए जा सकते हैं। कास्ट सेंसस बेहद जरूरी है। उनकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर हमेशा से साथ रही है। कास्ट सेंसस होनी चाहिए, यानी जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी मन से बिहार में जाति जनगणना का समर्थन किया था, और खुले मन से जाति जनगणना के समर्थन अगर मोदी किए होते बिहार में, तो फिर लोकसभा चुनाव में परिणाम कुछ और होता। तो सवाल ये उठता है कि जाति जनगणना का समर्थन करके चिराग पासवान या इससे पहले के 2-3-4 मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के से हट के राय रखने पर क्या चिराग पासवान राहुल गांधी के करीब जाने का कवायद तो नहीं कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? तो इन सभी के दायरे में देखें तो 240 के साथ एक गठबंधन सरकार चलाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी क्या इस दौर में और धीरे धीरे मजबूर होते जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार के बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और बिहार के बढ़े हुए आरक्षण के 9वीं अनुसूची में डालने का मुद्दा, दूसरी तरफ से चंद्रबाबू नायडू जिनको उनके राज्य के विकास के लिए पैसा और केवल पैसा चाहिए, तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनको मुख्यमंत्री पद घोषित करके उनको चुनाव लड़ाना है, चौथी तरफ किसानों के मुद्दे पर जयंत चौधरी अलग से दबाव महसूस करते हैं, पांचवी और जाति जनगणना के मुद्दे को अगर शामिल करके देखें तो अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के खूंटे के साथ बंद करके रहने के लिए ज्यादा दिनों तक अब कम से कम तैयार होंगी, ये गुंजाइश बहुत कम दिखाई देती है। और इन सब के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री तक बदलने की बात कर देते हैं कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, उस मुद्दे को नरेंद्र मोदी के गठबंधन सहयोगी, नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान का खुला समर्थन मिल रहा है, तो आगे की राजनीति का अंदाजा आपको बखूबी लग सकता है कि क्या चिराग पासवान जो 2020 के भीतर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए विधानसभा चुनाव में अपना एजेंडा बना करके लड़ रहे थे, क्या वो चिराग पासवान अब आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे? उनकी पार्टी के बारे में तरह तरह की खबरें चलती है। पिछली बार भी उनके पार्टी का संसदीय दल बिखर गया था, पार्टी नहीं बल्कि एक संसदीय दल के भीतर उनके परिवार के लोग ही उनके खिलाफ चले गए थे। क्या इस बार भी उनकी पार्टी के भीतर ये कहा जाता है कि इस तरह के हालात कभी भी उत्पन्न हो सकता है? कई सारे इसके फैक्टर है, कई सारे तथ्य आपको दिखेंगे। बिहार में मूल रूप से जिस पार्टी का जनाधार हो, रांची के भीतर बैठक होती है, संदेश रांची से दिया जाता है। हेमंत सोरेन के इलाके से अखिलेश यादव के पीडीए और नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जब इतना आगे निकल गए हैं कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से टकराहट की स्थिति है और नफा नुकसान कुछ नहीं देख रहे हैं, उस टकराहट की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूं कहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री बदलने तक की बात कर रहे हैं, और जिस एजेंडे को लेकर के प्रधानमंत्री बदलने की बात करते हैं उस एजेंडे को चिराग पासवान का खुला समर्थन मिल रहा हो, तो फिर ऐसे में सत्ता और सत्ता के साथ जुड़ा हुआ मिजाज और उस मिजाज के साथ देश की आम जनता के नब्ज को पकड़ने की कला, क्या अब चिराग पासवान तीनों कला विकसित कर लिया है? इस भारत देश की मिजाज अखिलेश यादव के पीडीए की तरफ जा रहा है, इस देश का मिजाज विपक्ष नेता राहुल गांधी और इंडिया के तरफ तो कहीं नहीं जा रहा, और इस भारत देश का मिजाज का नीतीश कुमार को तो कहीं मजबूर नहीं कर रहा है इस दौर में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करने से राजनीति साख तो पहले ही खतरे में पड़ती हुई दिख रही है, अब राजनीति भी खतरे में आपको पड़ते हुए तो कहीं नहीं दिख जाएगी।
तो इन सारे हालातों के बीच क्या चिराग पासवान की राजनीतिक मजबूरियों को समझा जा सकता है? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को बहुत ही विनम्र राजनीतिज्ञ थे वो, लेकिन उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। जी हाँ, वो पहले ही भाप जाते थे कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। मौसम वैज्ञानिक, उसको लालू यादव ने उनको नाम दिया था और उस नाम को मीडिया ने पूरी तरीके से अपना लिया था। रामविलास पासवान के नाम के साथ चस्पा कर दिया था मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान। तो मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान के पिता को कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि चुनाव में किसकी हवा बह रही है, इसकी नब्ज अक्सर वो अधिकांश मौकों पर बखूबी पहचान जाते थे और उस दल के साथ गठबंधन सहयोगी के रूप में उनकी राजनीतिक पारी उस चुनाव में शुरू हो जाती थी। तो क्या ऐसे में चिराग पासवान ने 4 जून को आए जनादेश के बाद की परिस्थितियों को समझ गया है? आने वाला समय इस बात का जवाब खुद ब खुद दे देगा, लेकिन अभी तो केवल ट्रेलर है। पूरी फिल्म की तरह पहले नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं कि पहले चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।